तो मैंने इनसे 2 लाइन यही कहा कि कब तक छुप के रहोगे प्रकृति के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के बनाए फूलों से। मेरा मकसद ये था कि मैं रियलिटी से रूबरू कराऊँ। उन्होंने सपोर्ट किया, तो इसके लिए कहा जाता है कि जिसने कतरा सा भी अगर मुझे योगदान दिया है, तो उसके लिए दरिया लौटा दूँगा। जो दिख रहा है वो खून पसीने के कमाई है, विरासत में हमको कुछ नहीं मिला है। जी, विरासत में कुछ नहीं मिला है। आपकी लाइन बहुत शानदार थी और इसके लिए मैं कहूँगा कि हाँ, अगर विरासत में कुछ नहीं मिला तो हमारे पास संघर्ष के जो भी ये चुनौतियाँ हैं, अवसर हैं, इसको हमें अपना मोटिवेशन बनाना होगा। इस विकट परिस्थिति में जब मैं समस्याओं से जूझ रहा था, तब इस पथ पर चलते हुए बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, बहुत सारे लोगों ने इग्नोर भी किया। सपने वे नहीं जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने तो वे होते हैं जो सोने नहीं देते। बहुत-बहुत स्वागत है आपको। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत और हिट फॉर न्यूज़ में जितने भी इसके दर्शक हैं, उनको भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपका भी स्वागत करता हूँ। जी, कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं और किस पद पर आप चयन हुए हैं? देखिए, हमारी तैयारी की जो जर्नी है बहुत लंबी रही है। मैं बता दूँ कि लगभग 2016 में जब मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद से मेरे अंदर ये एक सपना जो होता है, ड्रीम होता है, मेरे अंदर आया कि नहीं मैं फ़ोर्स को जॉइन करूँ। क्योंकि इसके पीछे मेरे पास बहुत सारे समस्याएँ थी। समस्याएँ सबसे बड़ी जो थी, उसमें मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी का क्या समस्या रही होगी जो आप फ़ोर्स को ही जॉइन किए? इसका सबसे बड़ा समस्या है मेरे पिताजी का किडनी खराब था अच्छा। और इसमें बड़े अमाउंट की ज़रूरत थी और मैंने जब किसी से राय लिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर बहुत कम समय में अपने आप को सक्सेस पाना चाहते हो, ट्रीटमेंट कराना चाहते हो, तो फ़ोर्स सबसे बढ़िया होगा इसके लिए। तो मुझे लगा कि नहीं अब फ़ोर्स को मुझे जॉइन करना होगा। तो इसके लिए मैं 2016 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद एनसीसी किया। 19 में मैंने एनसीसी सी सर्टिफ़िकेट लिया। 2020 कोरोना से प्रभावित रहा। 21 में मैं आर्मी क्वालीफ़ाई किया, एयर फ़ोर्स भी क्वालीफ़ाई किया। 2024 में जाकर अंततः मुझे सफलता मिली और मैं एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के पद पर चयनित हुआ और 6 महीने का बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद आज मैं यहाँ आप सभी के सामने हूँ। अच्छा, पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका योगदान इसमें कितना बड़ा था? पिताजी का योगदान बहुत बड़ा था, क्योंकि मेरे पिताजी शुरू से ही एक मोटिवेटर, एक बेस्ट टीचर का काम किए। उनका कहना यही था कि मैं तुम्हारे लिए पैसे का सेविंग नहीं कर रहा, मैं तुम्हें एजुकेशन पे हर वो चीज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि तू अपने मंज़िल को अचीव कर और इस दुनिया में अपने आप को सर्वाइव कर। बस चाहत यही है कि हमारे परिवार और हमारा समाज, जो भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं न कहीं इससे प्रभावित हो। कहीं न कहीं देखा जाए तो आप अब अपने देश के लिए सेवा करेंगे। जी, मेरा मकसद अब देश को सेवा करना ही है और इसी के लिए आपके सामने जो ये हमारा प्राउड मोमेंट यूनिफ़ॉर्म के साथ होता है, इसके साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ। पीछे देखा जाए तो आज भी आपका घर जो है पुश का है। जी, फूस का है। इसके पीछे की समस्या ये थी कि मैं जैसे एक भाई, एक बहन हूँ और पिताजी लंबे समय से किडनी के समस्या से प्रभावित थे, तो अर्निंग का सोर्स भी हमारा सीमित था। अपना टीचिंग कराना, खेती-बाड़ी करना और इसके बाद उसी से अपने परिवार को मैनेज करना। तो कहीं न कहीं आज के समय में ये घर को बनाना, एक बड़ा अमाउंट इसके लिए होना चाहिए आपके पास, जो हमारे लिए संभव नहीं था। पढ़ाने भी जाते थे और खुद पढ़ते भी थे और परिवार को भी देखते थे। उस समय आपको क्या लगता था? देखिए, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि हमारा परिवार मेरा मोटिवेशन था। आप बताइए, अगर आपके घर में आपकी माँ है, तो आपकी माँ तो जाके बाहर कुछ कर नहीं सकती। अपने बच्चे से ही ये आशा करेंगे कि हाँ, हमारा बच्चा कुछ करे। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अपना स्थिति देखकर उसके हिसाब से अपने आप को हम ढालें। अच्छा, माँ का योगदान कितना बड़ा ऐसे भी देखा जाता है तो माँ का योगदान को कोई बता नहीं पाता है कि कितना बड़ा माँ का योगदान रहता है। माँ के योगदान की अगर हम बात करें तो मैं निःशब्द हूँ, क्योंकि माँ शुरू से आज तक पिता हमसे दूर रहा करते थे, लेकिन माँ एक बेस्ट गाइडर की काम की हमारे लिए और उन्होंने हर पल मेरा सपोर्ट किया। उनके पास किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं थी, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि माँ मुझे 3 बजे जगना है सुबह में, चाहे फिज़िकल के पर्पज़ से, चाहे पढ़ने के पर्पज़ से, माँ ने मुझे सहयोग दिया। कहा जाता है माँ सबसे बड़ी योद्धा होती है। ये बात सही है और इस चीज़ को मैंने भी फेस किया है, क्योंकि अपने पिताजी की जो भी समस्याएँ थी, अपने परिवार की जो हालात थी, हमारी माँ ने बहुत ही बेहतर तरीके से इसको झेला है और इसको समझा है और परिस्थिति के अनुकूल अपने परिवार को समेटकर एक मुखी पथ प्रदान की है। अच्छा, जब हम लोग उधर से आए तो आपने 2 लाइन बोला, उस 2 लाइन को फिर बताइए तो? देखिए, विवेक जी जो थे, आपकी जो साथी, उनका नाम था कि वहीं पे ले लिया जाए एक छोटा-सा इंटरव्यू। तो मैंने कहा कि देखिए,
आज के युग में रियलिटी को दिखाना कहीं न कहीं हमारी मुख्य भूमिका होनी चाहिए इसमें। हाँ, हाँ। तो मैंने इनसे 2 लाइन यही कहा कि कब तक छुप के रहोगे प्रकृति के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के बनाए फूलों से। मेरा मकसद ये था कि मैं रियलिटी से रूबरू कराऊँ। आज इस संघर्ष पथ पर ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, जो कहीं न कहीं अपने आप को बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं और अपने ट्रैक को चेंज कर देते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने मंज़िल को अचीव करना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी अगर आपके पास है, तो आप मंज़िल को अचीव करेंगे और उसी का देन है कि मैं आज आप सभी के सामने अपने परिवार और अपने समाज के साथ उपस्थित हूँ। जी, बिल्कुल। और जो लोग इस लाइन में आना चाहते हैं, इसकी तैयारियाँ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? कैसे तैयारी वो लोग करें? देखिए, तैयारी करने के लिए सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास सीमित समय है। फौज डिपार्टमेंट में अगर जाना चाहते हैं आप या आप तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए सीमित समय होता है। तो इसके लिए किसी ख़ास ये एजेंडा की तैयारी नहीं करनी है आपको, एजेंडा को बनाना नहीं है। आप अपना एक रूटीन बनाएँ, फिज़िकली फिट रहें, थोड़ा पढ़ाई पर आप ध्यान दें, क्योंकि आज का बेरोज़गारी का जो दौर है, कहीं न कहीं हमारे युवाओं को झकझोर देने वाली है। हुँ। इसमें सफलता को पाना, सरकारी नौकरी को पाना, सबके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन होगा, तो आप कहीं न कहीं अपने परिवार और अपने समाज के लिए जी सकेंगे। बोला जाता है अभी के दौर में सरकारी नौकरी पाना यानी जर ज़मीन को खुद के उस पे फसल उगाने के बराबर है। बात सही है। जो दिख रहा है वो खून पसीने की कमाई है, विरासत में हमको कुछ नहीं मिला है। जी, विरासत में कुछ नहीं मिला है। आपकी लाइन बहुत शानदार थी और इसके लिए मैं कहूँगा कि हाँ, अगर विरासत में कुछ नहीं मिला तो हमारे पास संघर्ष के जो भी ये चुनौतियाँ हैं, अवसर हैं, इसको हमें अपना मोटिवेशन बनाना होगा और इसके सहारे हमें अपने जो नैया है, इसको बीच मझधार से किनारे ले जाना होगा। तो सर लोग का कहाँ तक योगदान रहा इसमें देखा जाए तो आप बता रहे थे कि कुछ लोगों से हमने आए तो सबसे पहले पहले उन्हीं लोगों से हमने मिले। देखिए, इस विकट परिस्थिति में जब मैं समस्याओं से जूझ रहा था, तब इस पथ पर चलते हुए बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, बहुत सारे लोगों ने इग्नोर भी किया। तो जिन्होंने सपोर्ट किया, तो इसके लिए कहा जाता है कि जिसने कतरा-सा भी अगर मुझे योगदान दिया है, तो उसके लिए दरिया लौटा दूँगा। तो मैं जब अपने फर्स्ट पोस्टिंग से ट्रेनिंग के बाद मैं घर लौट रहा था, तो रास्ते में 2 शख्स मिले, जिनके पास जाना मेरे लिए अत्यंत ज़रूरी था। जिसमें हमारे बीके तिवारी सर थे, जो बायोलॉजी टीचर मदारपुर में भी पढ़ाते हैं और एक हमारे शत्रुघ्न जी हैं, जो कि डॉक्टर हैं, उनसे मिलना ज़रूरी था। क्योंकि विकट परिस्थिति में मैं इनसे हमेशा सुझाव लेता था और ये हमेशा मोटिवेट करते थे। चलिए बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा।